हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे ज़रा कश्मीर की, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हम कश्मीर की बात ना करें तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उधर का उधर ही है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, और वजह इसके कि हम किसी अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कश्मीर का जो इशू है उसको हम लोग सॉल्व करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, दोनों साइड से, पाकिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी। दोनों लोग जो हैं वो अभी तक इसका ना कोई हल निकाल सके हैं और ना ही कोई ऐसी बात हो सकी है जिससे ये टेंशन जो है कम से कम हो सके। इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है याना मीर चंदानी ने। आपका ताल्लुक कश्मीर से है, यानी जो इंडिया में कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर वहां से है। बहुत शुक्रिया याना कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से हमें जी ज्वाइन किया है चौधरी हमीद कोटी साहब ने। आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है। और हमें जी ज्वाइन किया है अल्ताफ हुसैन वानी साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर इशू पे बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आज की डिबेट को अच्छे से चला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक दूसरे की बात सुनेंगे और उसके बाद ही रिप्लाई करेंगे। आई होप कि एक दूसरे की बात को हम काटेंगे नहीं और बीच में नहीं बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि याना हमारी मेहमान है, मैं याना आपकी तरफ चलती हूँ। आपको क्या लगता है याना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ऑपरेस करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं, ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशंस अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट। और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती हैं, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं
कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से। जब कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से खत्म होगा तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड्स। एक तो वानी साहब आप थोड़ा सा हेडरूम कम करें प्लीज, आप आगे हो जाएं। और मैं हमीद पोटी साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ ना ये सब एलिगेशन है, पाकिस्तान को ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। ये 70 ईयर से ज्यादा हो गया है, लेकिन यही सिलसिला चल रहा है और इसी तरह के एलिगेशन मुसलसल इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे हमीद पोटी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पर मुझे लिया। मैं सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि अयाना भी कश्मीर की एक बेटी है, चाहे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वहाँ कश्मीर में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की भी हमायत करते हैं। अयाना, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे आप कहती हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान की 9 लाख के करीब फ़ौज है वहाँ पे। अगर आप भी यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फ़ौज की हिंदुस्तान को ये चाहिए कि उसको कहीं पर टॉयलेट्स या जिन चीज़ों की कमी है उसको बनाने पर लगा दें। फिर दूसरा, हकीकत ये है कि कश्मीर का मसला एक डिस्प्यूटेड मसला है, और ये डिस्प्यूटेड कब हुआ? जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इंडिपेंडेंट मुल्क बने और 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये हक दिया गया कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, जिस पे हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती जब कब्ज़ा किया कश्मीर पे, तो यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर जिसे आज हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, या जिसे आप जैसे आप मेंशन कर रही हैं मीरपुर, मेरा ताल्लुक मीरपुर से है और मेरा ताल्लुक ओवरसीज से भी है। हकीकतन हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि कश्मीर सारे का सारा मिले, और जो यूनाइटेड नेशन ने जो आपके हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, वो खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में और वहाँ पे जाकर प्लेज दी थी कश्मीरियों को, दुनिया के सामने ये प्लेज दी थी कि आपको वोट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, जो आज 70 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं हो सका। जिस पे आज भी हमारी यही कोशिश है कि जो यूनाइटेड नेशन ने उस वक्त रेजोल्यूशंस पास की थी वो इम्प्लीमेंट हों। और जहाँ तक तलक है, आप ये बताएं कि अगर आप जनरेशन एक आर्मी वहाँ पर घुसकर ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं रेजिस्ट करेंगे? वहाँ के लोग क्यों नहीं उनके सामने लड़ेंगे? जिस कश्मीर में आप बैठ के अभी बात कर रही हैं, मुझे ये खबर है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 9 बेटे वहाँ पर फिर शहीद कर दिए गए हुए हैं। आप ये बताएं कि ये मसला 30 साल से चला आ रहा है। अगर हिंदुस्तान की आर्मी पिछले 30 साल वहाँ पे अमन नहीं ला सकी, तो हिंदुस्तान को ये चाहिए कि अब भी इस होश के नाखल लें, और ये कश्मीरियों की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि आप कश्मीर की बेटी हैं। जब कश्मीर आज़ाद होगा तो आपका भी वही राइट होगा जो एक मुसलमान का होगा, और आपका भी वही राइट होगा जो एक सिख का होगा। और ये कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। अगर कश्मीर की तारीख में चली जाएं तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट तब था जब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पे बार बार आके इन्वेशन होती रही, हिंदुस्तान फतह होता रहा। मगर पहले ये जो कश्मीर है, ये कश्मीरी पंडित रूल कर रहे थे। फिर उसके बाद 1300 के शुरू के लगभग में कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हुए इस्लाम में, और इस्लाम जब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान 1320 से लेकर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट रूल करते रहे, और आके जब 1822 में जब ये रंजीत सिंह ने कब्जा किया, जिसके बाद ये थोड़ा सा कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, जिसके बाद गुलाब सिंह ने इसे खरीदा, और तब से जाके बिगड़ा। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आप इंग्लैंड आए, वहाँ पे आपको कश्मीरी, आपके जो बहन भाई या आपके बड़े हैं, वो आपको वेलकम कहेंगे, और आप अपनी आंखों से आके देखें। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हिंदुस्तान को कहें आपको आज़ाद कश्मीर आने दिया जाए। आप वो जगह हमें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे टेररिस्ट काम पे, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ का प्रोपेगेंडा है और हिंदुस्तानी फौज का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो किसी भी मसले में को कामयाबी नहीं हासिल कर सके, जिसकी वजह से वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है। साहब, यहाँ से मैं आपको रोकूंगी और चलूंगी जरा वानी साहब की तरफ। वानी साहब, एक ये भी एलिगेशंस लगाई जाती है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे कि आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे कश्मीरी तो है ही नहीं, किसी को कश्मीरी बोलनी नहीं आती। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
पोटी साहब से पूछ रही है? जी आपसे पूछिए, वानी साहब आपसे। देखिए शुक्रिया आरजू, आपने जो उन्होंने बात की कि हमारे यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है कश्मीर के अंदर। मैं भी कश्मीर का एक नौजवान हूँ, वहाँ ही पला बड़ा हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। अभी 2010 में हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत ने हमारे एक जो IAS टॉपर थे 2008 में, शाह फैसल, और उसको बड़ा ग्लैमराइज किया पूरे हिंदुस्तान ने और कहा कि देखें कश्मीरियों के लिए रास्ता है कि वो ये रास्ता इख्तियार करे या दूसरा रास्ता, कि वो शाह फैसल जिसको इतना सर आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, आपको सुन नहीं पा रहे। किया। आपकी ऑडियो जी सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ रही है। अब आ रही है? जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो याना कह रही थी कि कश्मीर के अंदर आकर यहाँ से लोग जाते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे लोग, जो जिन्होंने PhD की थी, जो मास्टर्स किया, जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, आखिर उन्हें ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए। मैंने अभी बात की शाह फैसल की। शाह फैसल को हिंदुस्तान ने इतना ग्लैमराइज किया कि वो IAS से टॉपर था और बताया कश्मीरियों को ये रास्ता है, कश्मीरी नौजवान ये रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं या वो रास्ता। आखिरकार शाह फैसल भी 8 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की सरकार के साथ हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहा जा सकता। उसने भी नौकरी छोड़ दी और उसने भी उन जुल्म ज़्यादतियों और जो नाइंसाफ़ियाँ वहाँ पर हो रही हैं और जो कश्मीरियों का हक छीना गया उस पर उसने भी बात करनी शुरू कर दी। और अभी वो हाल ही में कई 8-10 महीनों के बाद जेल से रिहा किया गया। बात यह है कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कोई कश्मीरी नहीं बोलता है, कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों का मुल्क है, जिसमें कश्मीरी बोलने वाले भी हैं, जिसमें पहाड़ी बोलने वाले, जिसमें डोगरी बोलने वाले, जिसमें शीना बोलने वाले, जिसमें लद्दाखी बोलने वाले, जिसमें गोजरी बोलने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें जो कश्मीर में 18 से के करीब ज़बानें जो बोली जाती है, का मुल्क नहीं है। तो ये जी 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 बोलिए। ये कुलियतन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कश्मीरी बोलने वालों का मुल्क है। ये मुल्क सारे वाले हैं रियासत जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर, ये उनका मुल्क है, ये उनका हक है, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। याना ने बात की कि एक सेकंड सर, आप थोड़ी सी ऑडियो ठीक कर दें। यहाँ से लोग जाते हैं। सर आप ऑडियो को थोड़ा सा सही ले, मेरे ख्याल है दोबारा लगा लें, इसको डिस्कनेक्ट चाहता हूँ। हेलो हेलो फिर लगा ले। मैं इतनी देर याना से बात करती हूँ। याना आपने बात सुनी, आप क्या समझती है कि दोनों तरफ की जो कश्मीर है उसमें जो कश्मीरी है उनसे बात होती नहीं है, दोनों तरफ की गवर्नमेंट सिर्फ बात करती है, ओके, मुझे आपकी ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है अभी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। ओके, नहीं कहीं से एको की आवाज आ रही है। आई थिंक अल्ताफ वानी साहब की तरफ से, आई डोंट नो, बहुत एको की आवाज आ रही है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर दूं। क्या आप लोग डिस्कनेक्ट कर दें कनेक्शन? हम सब? हाँ, हम सब डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट। ऑलराइट। जी हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो मैं जवाब दे दूं जो इन्होंने अभी कनेक्शन हमें दोबारा लगाना पड़ा था। जी आना बताइए। तो हमीद साहब और वानी साहब की बातें मैंने सुनी और दोनों को मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था
जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहाँ के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहाँ से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में। यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूँ क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है। मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया। ये मुझे पता है। कुछ लोग शायद उनका फोरसाइट इतना आगे नहीं है, कुछ लोग उस चीज पे स्टक है कि हमें प्रॉमिस की गई थी रेफरेंडम क्यों नहीं। अच्छा, रेफरेंडम की बात करते हैं। जिनको ऐसे लगता है कि रेफरेंडम मिलनी चाहिए वो बार बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मैंडेट की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट जो क्लियर कट है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप पे आता है रेफरेंडम। सेकंड स्टेप पे आता है पहले इंडिया को अपनी जो आर्मी है उसको वहां से हटानी है। फर्स्ट स्टेप पे आता है कि पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपनी आर्मी हटानी है। जब पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो ये सीधा थर्ड स्टेप पे क्यों आने की बात करते हैं कि रेफरेंडम कहां से होगा? पहले अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमें रेफरेंडम मिले तो पहले अपनी आर्मी हटाइए एलओसी से। जब आपकी आर्मी हटेगी फिर इंडिया अपनी आर्मी हटाने के सोचेगी, फिर जब इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी फिर होगा रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी यही कहता है। तो जब आप इस बात को क्लियरली नहीं बताते तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि आप हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप कैसे ये डिनाई कर सकते हैं जब आप क्लियरली जो सच्चाई, जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप सही चीजें बात कीजिए, जो सही है, सच्ची बात कीजिए। सॉरी, अल्ताफ वानी की बात का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। वो कह रहे थे, वो इनका जो शाह फैसल का एग्जाम्पल दे रहे थे। शाह फैसल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन्होंने टॉप किया, इंडिया ने उन्हें सहरा। अगर यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती कि मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे या ऐसे, तो इंडियन गवर्नमेंट खुले दिल से उन्हें ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने देती, ना एग्जाम देने देती, लेकिन उनको वो सारे हक मिले जो एक हिंदू IAS ऑफिसर को मिले। अब वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी जो उन्होंने अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी कि वो कश्मीर में जाके उनको जॉब छोड़ के उनको एक पॉलिटिकल ओहदा पाना था। उस ओहदे के लिए उन्होंने इस झूठ का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह बताना शुरू कर दिया कि कश्मीर में कोई नेशनलिस्ट है ही नहीं, हर कोई आजादी चाहता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस कंट्री को ठुकरा दिया जिसने उनको राइट्स दिए, उनको सक्सेस दिया, उनको एक ओहदे पे, एक पैमाने पे पहुंचाया। उस कंट्री को उन्होंने धोखा दिया। फॉर मी शाह फैसल इज जस्ट अ धोखेबाज, इज अ ट्रेटर। ही इज, फॉर मी शाह फैसल इज नॉट what do you say, an inspirational Kashmiri youth। मैं उनको इंस्पिरेशनल कश्मीरी यूथ नहीं बोलती। मेरे लिए तो इंस्पिरेशनल कश्मीरी होते हैं जैसे इम्तियाज हुसैन साहब, जैसे इस तरह के लोग हैं। बट ये शाह फैसल को मैं नहीं कहूंगी। जैसे शाह फैसल की जगह को किसने ली? शाहिद चौधरी ने। ही इज इंस्पिरेशनल कश्मीरी, नॉट शाह फैसल। आप शाह फैसल का नाम क्यों, आप उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आप शाहिद चौधरी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक। एक सेकेंड, ये मुझे आवाज, वानी साहब आपको आवाज आ रही है? वानी साहब की तरफ से मेरे के लिए कुछ डिस्टर्बेंस है। वानी साहब, ओके। अच्छा, मैं हमीद कोटी साहब आपकी तरफ चलती हूँ। आपने सुना याना को? बिल्कुल मैंने सुना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि याना, ये यूनाइटेड नेशन में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है उसमें
कि पाकिस्तान ने सारी आर्मी निकालनी है, इंडिया ने भी अपनी 50% आर्मी बाहर निकालनी है, और सबसे पहली बात ये कि जो लोग वहां रहते हैं उनके ऊपर कम से कम कर्फ्यू हटे, वो बाहर आ जा सके। और अगर उन्हें पाकिस्तान से इतना प्रॉब्लम है, जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, तो जब भी कोई वहां पे डेथ होती है, कोई शहीद होता है, तो वो फिर पाकिस्तानी परचम में क्यों लपेटते हैं उसको? ये आप इस बात का कोई जवाब दे पाएंगे मुझे? जी आना, पहले आप। वो पाकिस्तानी परचम आपने देखा होगा किसी जो कुंबा है, जो हुर्रियत का कुंबा है, जो ये सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, वहां पे उनके मोहल्ले में देखा होगा। सेक्रेटेरिएट पे किसका परचम लहराता है? इंडिपेंडेंस डे पे किसका परचम लहराता है? इंडिया का ना। तो जो हम में जो इंडिया के लिए जो मोहब्बत है वो नहीं निकाली जा सकती जस्ट बिकॉज ये कुछ हुर्रियत के 8% लोग जो हैं वो हुर्रियत को सपोर्ट करते हैं, और उनके भी उसमें बहुत सारे उन्हें मिलते हैं। ये खबर सबको पता है कि हुर्रियत के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पाकिस्तान में फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलती है, उन्हें इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के उन्हें वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हुर्रियत को सपोर्ट करने के लिए। एनीवे इस वक्त हुर्रियत की कोई पावर नहीं है, और ये जो परचम और ये सब की बात करें वो अभी आपको नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे यूथ को समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज तो आप खुद जानती हैं कि अब ये चीज दिल्ली तक पहुंच गई है, दिल्ली में भी लोग परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, आप बात कीजिए। जी अयाना को मैं ये बताऊं, मैं 30 साल इसलिए कह रहा था कि पिछले 30 साल से आर्म स्ट्रगल है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन में जवाहरलाल नेहरू गया था 1948 में कि ये जो तहरीक आज़ादी श्रीनगर तक पहुंच गई थी, इसको यूनाइटेड नेशन रोके, और मैं ये प्लेज देता हूँ, ये आप नेहरू की उस वक्त की जितनी तकरीरें वो सुन लें, और वो मैं प्लेज देता हूँ जी कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत रेफरेंडम होगा, जो बदकिस्मती से आज तक इस वजह से नहीं हो सका कि हिंदुस्तान हठधर्मी पे है। हिंदुस्तान ये चाह रहा है, अभी स्पेशली जो गवर्नमेंट है मोदी की, इसके जहन में ये है कि अखंड भारत बनाना चाहता हूँ, जिसमें सारे का सारा वो जितना बांग्लादेश है या भूटान है या नेपाल है या पाकिस्तान को भी वो गिन रहे हैं, मगर वो मेरे ख्याल में वो एक M2 की जन्नत में रह रहे हैं, और जो ऐसे सोच रहे हैं। अब इस वक्त देखेंगे हिंदुस्तान की क्या हालत है कि लद्दाख है जो चाइना टेक ओवर कर चुका हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे दिन रात वो वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग कर रहे हैं, या वो मुसलमानों को उनकी एंट्री मारे जा रही है। ये इन सब चीज़ों का कोई हल नहीं है। मैं अयाना को ये कह रहा था कि वॉलंटियरली आप ऐसे करें, 2-3 लोगों का डेलीगेशन बनाएं। आपके वहाँ पे इंग्लैंड में भी कश्मीरी है, वो जो आप मीरपुरी कह रहे हैं कि ये जो कश्मीर है ये 2 प्रोविंसेस पे है, एक जम्मू एंड कश्मीर, वो जो मीरपुर है वो जम्मू के हिस्से का था। तो आप वहाँ पे आप 2-3 लोगों का डेलीगेशन बनाएं, वहाँ पे जाएं और वहाँ कश्मीरियों की राय वहाँ से लें। वहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन कश्मीरी हैं, 15 लाख कश्मीरी हैं। और मैं यही ऑफर देता हूँ कि मैं पाकिस्तान हाई कमीशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वीज़ा दे, आप एक डेलीगेशन लेकर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में आएँ, और आज़ाद कश्मीर की किसी भी जगह पे आपको अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने या किसी ने भी रोका कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, तो फिर आप इतराज़ कर सकती हैं कि यहाँ पे भी ज़बरदस्ती का पालन है। हकीकतन जब तक हम इस प्रोपगंडे, झूठे प्रोपगंडे से नहीं निकल सकेंगे, ये चीज़ें कर्टेल नहीं हो सकेंगी, ये रुकेंगे नहीं। और आप कश्मीरी ने, आप कश्मीर की रहने वाली हैं, ये जो तहरीक आज़ादी है इसको कोई नहीं रोक सकता, हिंदुस्तान की आर्मी नहीं रोक सकती, क्योंकि ये वो सेकंड जनरेशन है जो वो पैदा हुई है मकबूजा कश्मीर में, या जो लड़ रहे हैं, और वो अपने हक खुद आरादियत के लिए या अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। और ये तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो लोग अपने हक पे लड़े हैं वो हमेशा उनकी फतह हुई है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, यहाँ पे वानी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, देखते हैं उनकी ऑडियो चल रही है यानी। जी वानी साहब, अब आप सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, अब आ रही है ये आवाज आ रही है मेरी? आप जी, अब आप बात कीजिए। जी जी, पहले सॉरी कि ये पुअर कनेक्शन है या क्या सिलसिला है जिसकी वजह से आवाज का गड़बड़ हुआ। मैं याना खुद दोबारा बात नहीं सुन सका जो उसने बात की, लेकिन बात ये देखें, अगर हम एक दूसरे पर यही इल्ज़ाम देते रहें कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो ये मसला कहीं नहीं पहुंच सकता है। हमें हक़ाइक़ पर
मबनी बात करनी चाहिए। मैं याना को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, हिंदुस्तान खुद अक़वाम मुत्तहिदा में गया, खुद उसने तस्लीम किया कि ये इसको कोई कश्मीरी अवाम को जो है वो हक राय दिया जाएगा। जैसे कोटी साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान के आजानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर के लाल चौक में कहा था कि हम फोर्स्ड मैरिज पर यकीन नहीं करते हैं, अगर कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो अपनी राह लेंगे, हम अपनी राह लेंगे, हम उन्हें हक दे देंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि जो भी हिंदुस्तान के उस वक़्त गांधी जी ने कहा था कि महाराजा कोई चीज़ नहीं होता है, रूलर इज नथिंग, पीपल आर एवरीथिंग, लोगों से पूछा जाए। लॉर्ड माउंटबेटन के पास जब आप ये लेकर गए थे सो कॉल्ड दस्तावेज, तो उन्होंने भी कहा था कि लोगों से पूछा जाएगा इस सिलसिले में। ये तारीख की हक़ाइक़ है और इसी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा था इस्तिसाब राय होगा और हिंदुस्तान ने इस चीज़ को तस्लीम किया। हमें ये बुनियादी बातें माननी चाहिए। हिंदुस्तान ने इस चीज़ को तस्लीम किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम किया और कहा इस्तिसाब राय होगा। लेकिन जो ही उसने अपना फौजी कब्जा जो इलाका उसके कंट्रोल में मकबूजा कश्मीर वहाँ पर मजबूत किया, तो उसके बाद अटूट अंग की राग अलापनी शुरू की। अब हमने देखना ये है कि कश्मीर में जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आपने पहले हिंदुस्तान ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसको आपने कश्मीर का वजीर आज़म बनाकर पेश किया और जिसको इस्तेमाल करके उस 2 साल के बाद आपने उसको जेल में डाला, आपने बनाने शुरू कर दिए उसके खिलाफ। और यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों के अंदर आपने कश्मीरियों की पॉलिटिकल स्पेस टोटल ख़त्म कर दी। कमिंग बैक 1987 में जब कश्मीरी नौजवानों ने चाहा कि हम अब जमहूरी तरीके से हिंदुस्तान को जवाब देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई वायलेंस नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। आपकी हुकूमत ने, उस वक्त की सरकार ने इलेक्शन रिग किए। वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको जेलों में डाल दिया और एक वही हुकूमत कायम कर दी जिसके खिलाफ बगावत होनी लाजमी थी, और वो बगावत हुई उनके खिलाफ और वो बगावत आज तक जारी है। आज भी आप रोजाना ऐसा करते हैं कि एक को हटाकर दूसरे को लगाते हैं वहां पर। और अब हिंदुस्तान की सरकार ने, आप कहती हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को भी दुख होता है कोलेटरल डैमेज का। देखिए, ये कोलेटरल डैमेज आज नहीं हो रहा है हिंदुस्तानी, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, जिस तरह का रवैया इस सरकार का रहा है, इन्होंने अपना एजेंडा जो उन्होंने बनाया था इलेक्शन में कि हमने कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस लानी है, उन डेमोग्राफिक चेंजेस को लाने के लिए जहां वो कोलेटरल डैमेज को बढ़ा रहे हैं, वहां उन्होंने एक नया सैलाब खोला। आज आप शायद खुश होंगी कि आप हिंदुस्तान के उस बीजेपी के जो उनका नैरेटिव है उसको फॉलो कर रही हैं, आप खुश होंगी। लेकिन आपके भाई, आपके जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान चोक कर रहा है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल स्पेस तो पहले ही चोक की थी। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री असेंबली, वो सारी चोक थी। लेकिन अब उनकी ज़मीनें, उनकी नौकरियां, उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उस सब पर हिंदुस्तान हमला कर रहा है। तो लाजमी बात है कि उस पर रद्द अमल होगा और कश्मीरी नौजवान उसका रद्द अमल कर रहा है। और यही वजह है, मैंने पहले बताया था कि पढ़ा लिखा नौजवान, ये कोई बेरोजगार नौजवान नहीं है, ये कोई अनपढ़ नौजवान नहीं है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है। और आप कहती हैं पाकिस्तान से आते हैं, आप पिछले 2 साल से स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लें, कश्मीर के अंदर जो बच्चे शहीद हुए, जिन्होंने रिजॉर्ट किया टुवर्ड्स आर्म्ड स्ट्रगल, वो इंडिजिनस कश्मीरी बच्चे थे, वहाँ के रहने वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जो बड़े ओहदों पर भी थे। लेकिन दे रिजॉर्टेड टू फॉर स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द एरोगेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हिंदुस्तान की हुकूमत हमेशा दबाव से, दौंस से कश्मीरियों को दबाना चाहती थी। उससे नाकाम होकर उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को और डोगरास को इस्तेमाल करके कि हम जी अब ये करेंगे। देखिए, ये जो 370 और 35A था, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं मांगा था महाराजा से, ये कश्मीरी पंडितों और डोगरों ने मांगा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इससे ज्यादा मुतासिर आप होंगे, हम कम मुतासिर होंगे। हम चूंकि उन्हें कश्मीर के अंदर वो रहने के लिए आ नहीं सकते, वॉट एवर दे मे डू। देखिए, बात यह है कि हमने, नौजवानों ने ये अब सोचना है, दोनों तरफ के नौजवानों ने ये सोचना है कि इस कजिए को हल इस तरह से नहीं किया जा सकता है हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं।
हम सिर्फ यही रेटरिक कहें कि जो हिंदुस्तानी सरकार कहती है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, फिर बातचीत होगी, कश्मीरी दहशतगर्दी बंद करे, फिर बातचीत होगी। लेकिन क्या हिंदुस्तान की सरकार ये रियासती दहशतगर्दी बंद करेगी? क्या हिंदुस्तानी सरकार ने कोई ऐसा मौका छोड़ा जहां उन्होंने कश्मीरियों के बीच में छुरा नहीं घोंपा हो? सो फॉर दैट पर्पस जो भी तवारीखी हकायक है उनकी रोशनी में और हिंदुस्तान की सरकारों की जो माजी में भी सरकारें थी और खुसूसन इस सरकार का जो रवैया चला आ रहा है, इस रवैये के अंदर किस तरह से अमन कायम हो सकता? अमन कायम करने का वाहिद रास्ता ये है कि हिंदुस्तान की सरकार में कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी होगी, उन कश्मीरियों के साथ नहीं जो वो गमलों में उगाते हैं लीडर्स, उनसे नहीं। They have to talk to the people who represent the voice of people of Jammu and Kashmir, उनसे बात करनी होगी। उन्होंने इसके साथ पाकिस्तान से भी बात करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान लाइक हिंदुस्तान, पाकिस्तान इसका पार्टी है इस डिस्प्यूट का। जब तक तीनों फरीक नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। हम एक दूसरे को इल्जाम तराशियां करते रहेंगे, उसने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं होगा। आप खुद सोचें, शाह फैसल क्यों अपनी डिप्टी कमिश्नर की जॉब छोड़ गया? क्या वजह? क्या वो भी रेडिकलाइज है? वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहा था उस वक्त, जब वो हार्वर्ड में डिग्री करने के लिए गया था, जहां से उसने ये फैसला किया कि मैंने नौकरी छोड़नी है। उससे कोई मौलवी तो नहीं मिला था, उससे कोई किसी ने दरस तो नहीं दिया था आपने ये करना था। आप तो उसको ग्लैमराइज करते थे। प्रोफेसर भट्ट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, और उसने हमें धोखा दे दिया जी। हमारी गवर्नमेंट उसको ग्लैमराइज करती थी और उसने धोखा दे दिया। सही बोलते जाइए, उसने दगाबाजी की। सही बोल रहे हैं आप, वो दगाबाज है। शाहिद चौधरी की तरह नहीं है वो उस लेवल का। हमें लगा था कि वो एक नेशनलिस्ट है, लेकिन वो धोखेबाज निकला। सही बोल रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, धोखेबाज नहीं है, वो धोखेबाजी है। आपने तो खुद कहा ना, शेख अब्दुल्ला से लेकर शाह फैसल तक, मुफ्ती सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, एवरीबॉडी नोज द वे यू प्लेड विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। सेकंड वानी साहब, एक सेकंड जी, या ना आप इनका जवाब दे दें पहले। जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये उनको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन आपने खुद अपने मुंह से कहा कि गवर्नमेंट ने ग्लैमराइज किया था, मतलब कि उसको एक पैमाने पे पहुंचाया था शाह फैसल को, और उसने उसी गवर्नमेंट को धोखा दिया है। धोखेबाज वही है। महबूबा मुफ्ती पहले कहती थी कि मिलिटेंट्स क्या चॉकलेट लेने जाते हैं, लेकिन उसको जब बीजेपी ने देखा कि ये औरत भी गेम्स खेलती है, और जब बीजेपी ने उसको ड्रॉप कर दिया पार्टी से, तब धोखेबाजी करने लगी। तो आप धोखेबाज लोगों की एग्जांपल्स ना दीजिए। हमारे कश्मीर में बहुत सारे नेशनल और वफादार इंडियंस भी रहते हैं। इंडियंस मेरा मतलब है कश्मीरी इंडियंस भी है। आप उनके एग्जांपल्स दीजिए तो उनको आप कहते हैं कि वो धोखेबाज हैं, तो फिर जो लड़ रहे हैं आपके साथ, जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, आपने खुद कहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको सराहा था, उन्होंने फिर भी धोखा दिया। आपने खुद कहा है, इसका मतलब वो धोखेबाज है। इसका ब्रांड आपने खुद उनको दिया है। और आप धोखेबाज लोगों का धोखेबाज उसको एक शख्स को आपने धोखा दिया। आपने वानी साहब एक सेकंड, वानी साहब देखिए, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे किसी की बात सुनाई नहीं देगी। पहले याना को कंप्लीट करने दें, फिर आपकी तरफ आऊंगी। कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप दोनों ने बोले हैं, हमीद साहब और वानी साहब ने, तो इतने सारे पॉइंट्स फिर मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, पहले तो इन्होंने बात की थी चाइना की। वो कह रहे थे चाइना, तो मुझे उससे याद आया कि आपके जो आका है ना चाइना, एक्सपेंशनिस्ट मूड में तो वो लग रहे हैं। कभी ताइवान के साथ पंगे ले रहे हैं, सॉरी पंगा इज एन इंडियन वर्ड और मैं यूज करूंगी। कभी चाइना के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी इसके हांगकांग के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी ताइवान के साथ, कभी अरुणाचल में पंगे ले रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि जो एक्सपेंशनिस्ट वाले मूड में है वो चाइना है, और आपकी कंट्री में भी उन्होंने कम बवाल नहीं मचा रखा है। आपकी कंट्री में वो लोन्स देते जा रहे हैं, फिर एक वो वक्त तो आना ही है कि आप खुद उनके गुलाम बनने वाले हैं। तो अगर हमारी कंट्री चाइना को रेजिस्ट कर रही है तो ठीक कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री नहीं चाहती कि हम लोग भी आपकी तरह चाइना के गुलाम बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात है। और दूसरी बात, आप अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत तो हम सब थे, आप भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, आपका मीरपुर भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, नेपाल भी अखंड भारत, हमें अटैक करना होता तो हम
हम ये डिवीजन होने ही नहीं देते। पहली बार जो हमने इतने, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे कंट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हम हैं, हमने इनको हमेशा हेल्प किया है। हमने कभी इनकी मर्यादा को, वो जो कहते हैं ना, इनकी जो बाउंड्रीज को पार नहीं की है। ना हमने कभी नेपाल को अटैक किया है, ना हमने कभी बांग्लादेश को अटैक किया है। और कश्मीर की आप बात करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। जस्ट बिकॉज वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, इट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं अगर वीजा के लिए अप्लाई करूं, आप हमें आने देंगे वहां पे? ये जाहिर सी बात है, आप हमें रोकेंगे नहीं। ये कहा था ना, हमीद साहब ने कहा था कि मुझे रोका नहीं जाएगा जब मैं आजाद कश्मीर आऊंगी। मैं भी आपसे कहती हूँ कि जो चंद लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ, 7 या 8%, अब वो भी कम हो गया है, मे भी 2 या 3% लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो कश्मीर पे, वो 2 या 3% लोग अगर आजाद कश्मीर जाएंगे, हम भी उन्हें नहीं रोकेंगे। आप प्लीज उन्हें अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि उन्होंने जीना हराम कर दिया बाकी कश्मीरियों का, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, इसका हिस्सा बन के जीना चाहते हैं, उनका जीना हराम कर दिया। तो आप उनको अपने पास बुला लीजिए शौक से। और फिर इन्होंने बात की थी नेहरू की। पहली बात, नेहरू कोई वो नहीं था, किंग नहीं था। उनकी जब गवर्नमेंट थी, आप बहुत सारी चीजों को मिक्स करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, ये सच है, नेहरू जी की ही तो गवर्नमेंट थी जिसने सैयद सलाउद्दीन को धोखा दिया था। वो नेहरू जी की तो गवर्नमेंट थी ना। अब जब नेहरू जी की गवर्नमेंट नहीं है, अब दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो आप उसको भी आप कह रहे हो कि वो भी गलत है। आप कभी नेहरू का सपोर्ट करते हो, कभी नेहरू का सपोर्ट नहीं करते हो। तो आप इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करके आपने एक एजेंडा बना दिया है कि इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह से ये एजेंडा प्रोपेगेट होता रहे। और दूसरी बात, पॉलिटिकल स्पेस की आप बात कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि 370 को हटाया गया है, और अभी प्रेजेंटली जिनको डिटेन किया था उनको भी छोड़ दिया। आप कुछ महीने पहले तो आप डिटेनीज की बात कर रहे थे, उनको डिटेंशन में रखा है, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जब एक बार वहां सब सेटल हो जाएगा, हम पॉलिटिकल स्पेस फिर से खोलेंगे। वहां पे बहुत सारी यंग और बडिंग पार्टीज अभी भी ग्रो हो रही हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी है। और हमें ये प्रॉमिस किया गया है कि जब वहां पे चीजें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, वहां पे 4G भी आएगा, वहां पे पॉलिटिकल स्पेस भी खुल जाएगा। और वहां पे मैं हर डिबेट में कहती हूँ, आरजू को पता है ये बात, कि जो पंचायत इलेक्शंस हैं, बीडीसी के इलेक्शंस हैं, वो कंटिन्यू अभी भी हो रहे हैं, और वहां पे 90% प्लस लोग आते हैं वोट करने के लिए। जबकि जब ये महबूबा मुफ्ती और इस तरह की जो 2 डायनेस्टीज हैं जो कश्मीरियों को लूट रहे थे इतने सालों से, जिसकी वजह से उन्हें डिटेन किया गया, क्योंकि वो ये एक तरह से वो ये कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन को खत्म ही नहीं होने दे रहे थे अपने मतलब के लिए। तो जब उनको डिटेन किया गया, अब उनको फ्री भी कर दिया गया है। लेकिन अब नई पार्टीज को स्पेस देने की बात की जा रही है। एवरीथिंग इज, कोई भी चीज हमसे छीनी नहीं जा रही है, हमसे बस पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुस्लिम्स को मारा जाएगा। वहां पे टेररिस्ट को मारा जाता है, मुस्लिम्स को नहीं मारा जाता। तो ये बात, आप इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। जो टेररिस्ट आ रही है ना, टेररिस्ट, प्लीज सुनिए, वहां पे टेररिस्ट किस किस्म के काम करते हैं। मैं उनको मिलिटेंट्स भी कह सकती हूँ, मैं मिलिटेंट्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ मिलिट्री से लड़ रहे हैं। वो पैसों के लिए लोगों को, जो नवकदल में अभी एनकाउंटर हुआ था, वहां के लोगों को बुली किया था उन्होंने, गन्स दिखा के कि हमें आप शेल्टर दो, नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। तो इस तरह की बुलिंग होती है। वहां पे मार्केट्स को जलाया जाता है, ट्रक्स को जलाया जाता है, एप्पल ऑर्चर्ड्स को जलाया जाता है। इस तरह लोगों के घरों में घुस के इनोसेंट्स को मारा जाता है, जस्ट बिकॉज वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है। उस तरह के लोगों को इंडियन आर्मी मार रही है और मारती रहेगी, ये आप लिख के लीजिए। लेकिन इनसे अगर आप सिंपैथी दिखाएंगे, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि इस तरह के लोग और गन्स उठाएं और हमारे कश्मीर में हमारा ही जीना हराम कर दें। आप ये चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, आप इनको सिंपैथी देते हैं, आप इनको प्रोपेगेट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये होता रहे हमारी कश्मीर में, हमारा यूथ इसी तरह बर्बाद होता रहे, हमारे जनरेशन इसी तरह बर्बाद होते हैं। ये आप चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि कहीं का भी यूथ बर्बाद हो। और जिन्हें आप बार बार टेररिस्ट कह रही हैं, वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको आप बार बार, वो हमारी अपने लोगों को क्यों मारते हैं? अगर वो फ्रीडम फाइटर है, तो अपने ही लोगों को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं? अपने लोगों की दुकानें जला रहे हैं, अपने लोगों की स्कूलें जला रहे हैं, अपने लोगों को घरों में घुस के क्यों मार रहे हैं? अपने लोगों को गन पॉइंट पे क्यों कह रहे हैं कि हमें शेल्टर? वो नहीं देना चाहते उनको शेल्टर, वो टेररिस्ट को शेल्टर नहीं देना चाहते, बट उनको बुली किया जाता है। तो जब
फ्यूचर में उनके घर बर्बाद होते हैं, इसका असली जिम्मेदार कौन है? मिलिट्री है या इसका असली जिम्मेदार ये टेररिस्ट है जो गन पॉइंट पे छुपते हैं वहां पर? जब अगर टेररिस्ट कोई मरता है तो उसके जनाजे में इतने लोग नहीं आते हैं। ये बात मैंने हजारों बार क्लियर की है, ये बात मैंने हजारों बार क्लियर की है। जो जनाजे पे आते हैं वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, फोटो लेने के लिए आते हैं, या आप किसी से भी पूछ लीजिए। और कई लोगों को धमकाया जाता है गाँव में कि तुम नहीं आओगे तो तुमको मार देंगे, चलो निकलो यहाँ से। बहुत सारे लोग वहां तफरी करने के लिए आते हैं। ये बात अगर आप मेरे साथ चलिए जनाजे पे, मैं खुद दिखा दूंगी आपको, मैं खुद आपको दिखा दूंगी। लोग वहां पीछे से फोटो खींच रहे, हंस रहे, क्योंकि वहां पे थिएटर्स नहीं है। हर चीज टेररिस्ट का वहां पे, टेररिस्ट की करने की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार सिर्फ कश्मीर को क्यों वो करेगी, टारगेट करेगी, जब पूरा इंडिया के सारे स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं? क्या सरकार नहीं चाहेगी कि वहां पे डेवलपमेंट हो? और आप कह रहे हैं कि हमारे जॉब्स छीन लिए जाएंगे, डेमोग्राफी चेंज कर दी जाए। पहली बात तो सॉरी, आई ओके, पहली बात तो डेमोग्राफी और जॉब्स की जो आप बात कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि जॉब्स देने का जिम्मा सिर्फ सरकार का नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए वहां पे। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए हमें बाकी इंडियंस को ये भरोसा दिलाना होगा कि अब वहां पे सेफ्टी है, आप जाके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि कश्मीरियों जो वहां रहते हैं उनको जॉब्स मिल सके। अगर आप दरिया ही बंद कर देंगे, बार बार ये कह के डेमोग्राफी चेंज मत करो, तो वहां पे कौन आएगा वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए? वहां पे जॉब्स कैसे आएंगी? जब बॉम्बे जैसा शहर जो सबको इंक्लूड करता है, सबको इनवाइट करता है, कोई भी बॉम्बे जाके काम कर सकता है, और आज बॉम्बे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। तो कश्मीर ऐसे क्यों नहीं बन सकता? इसमें क्या गलत है? पिक्चर्स लेने, सिर्फ पिक्चर्स लेने की वजह से आप कह रही हैं कि वो लोग तफरी कर रहे हैं। पिक्चर्स तो आजकल लोग आम लेते हैं, हर जगह लेते हैं, जहां नहीं लेनी चाहिए वहां भी लेते हैं। तो आप चलिए ना जनाजे पे, आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन वहां रोने जा रहा है असली में और कौन वहां तफरी करने जा रहा है, आपको सब समझ आ जाएगा। जी कोटी साहब, आपका फिक्स हो गया कैमरा? बिल्कुल फिक्स हो गया जी। जी आपने बात सुनी आगे की? मेरे ख्याल में ट्राइपॉड का कोई प्रॉब्लम है शायद। एक सेकंड लगा ले जी। अच्छा चले, मैं इधर ही पकड़ लेता हूँ। अच्छा जी। मैं तो आप थोड़ा सा वक्त देंगे अभी ना? जी। मैं सच में ये समझ रहा था कि ये कश्मीर की बेटी है। मेरे ख्याल में ये हिंदू फनेटिक्स की रिडिकुलसाइज हुई है। ये जो कह रही है ना कि कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा है, ये 1 साल पहले आपका एक पायलट आया था यहाँ पे, आपने हमला किया था अभिनंदन, और उसको हमने वॉलंटियरली वापस किया था। और ये शौक बेशक 9 लाख आर्मी वहाँ पे 9 लाख और ले आए, और पाकिस्तान या कश्मीरी जवाब दे सकते हैं। उसका जिंदा सबूत ये है कि हमने 38,000 मरबा मील आज़ाद करवाया था उस वक्त, और फिर अभी आज़ाद करवाएंगे। और जब ये हम आज़ाद करवाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप पहले बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दीजिए, आप गिलगित बाल्टिस्तान को आज़ाद कर दीजिए ना। जब वो नहीं चाहते आपके साथ रहना, मैंने आपकी बात, एक बलूची नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, खुद कहा है कि कश्मीर के लोग ऐसे बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, आपको सुनना पड़ेगा। मैंने आपकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है, मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। जो बातें आपने की हैं वो मैंने बड़ी तहम्मुल से सुनी है। हकीकत से जो आप लोग बेसिकली हिंदुस्तान किस दुनिया में रह रहा है, वो बॉलीवुड की दुनिया में रह रहा है कि सनी देओल को हम जनाब जनरल बना के भेजेंगे, वो फतह कर देगा। यहाँ पे आपको एक आर्मी का सामना करना पड़ेगा, वो आर्मी जो एक इस्लाम की आर्मी है, और वो आर्मी जिसको पूरी दुनिया मानती है जी कि इससे ज्यादा प्रोफेशनल और इससे बहादुर आर्मी दुनिया में नहीं है। एक चीज होगी। दूसरा, उस आर्मी के पीछे 22 करोड़ अवाम खड़े हुए हैं, उस आर्मी के पीछे सारे कश्मीरी खड़े हुए। मैं जो आपको ऑफर दे रहा था ना जी, आप आ जाएं और आप इंडिपेंडेंटली देखें कि यहाँ पे कोई जबर नहीं है, वो इस वजह से कह रहा था कि वहाँ का हिंदुस्तान में जो कश्मीर है, उन लोगों ने जुल्म के पहाड़ डाल लिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वाकई आप जैसी आपकी बहनें वहाँ पर रेप की जाती हैं, आर्मी करती है। मैं इस वजह से आपसे बड़ी नरमी से गुफ्तगू कर रहा था कि वहाँ पर हमारे बच्चों को शहीद किया जाता है, वो इस वजह से कि हिंदुस्तान के ज़हन में ये आया हुआ है कि ये कश्मीर शायद वो ज़बरदस्ती ले लेगा। और ये वक्त अब आन पहुंचा है कि किसी सूरत भी वो कश्मीर क्या हिंदुस्तान अपनी खैर बुलवाए कि वो रह सकता है या नहीं रह सकता है, और वो सिर्फ
फनेटिकिज्म की वजह से, इस मोदी की पॉलिसीज की वजह से ये हालत आ पड़ी है। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह जब हम श्रीनगर में आके आकर आपसे मिलेंगे। जहाँ तक रहा सवाल जो आप कही जा रही हैं ये कि हिंदुस्तान पता नहीं कोई हुआ है, हिंदुस्तान कभी हुआ नहीं हुआ है। जहाँ तक चाइना की बात आप कर रही थी, चाइना पाकिस्तान का 70 सालों से दोस्त है और वो मुहिब्बुल वतन दोस्त है। ये नहीं कि वो किसी लालच में कुछ कह रहा है। ये ग्वादर जो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान की साजिशों की वजह से और कुछ और बैन अल-अक़वामी मुल्क की साजिशों की वजह से ना बन सका था, वो बन गया। और अगर दुनिया का कोई किसी भी मुल्क में ताकत है आके रोक के देख सके, वहाँ से ट्रेड होगी और 100 से ज्यादा जो दुनिया के मुल्क हैं वहाँ से ट्रेड करेंगे। जहाँ तक बलूचिस्तान की आप बात कर रही हैं, ये गुलभूषण यादव, किसी को याद है कि वो एक आर्मी का ऑफिसर था जो यहाँ पे, जिसने कन्फेस किया है कि 10 साल तक एक वो कुलभूषण यहाँ पे यादव ने सब दहशतगर्दी बिगाड़ करता दिया रहा आपके है। लिए, एक कुलभूषण यादव ने हिला के रख दिया। हिंदुस्तान की और आप आर्मी को हमारी ये आर्मी शर्म से होना लड़ेंगे। चाहिए, हिंदुस्तान की आर्मी को ये शर्म होना चाहिए कि पिछले 5 साल से वो यहाँ की जेलों में सड़ रहा है और उसको सजाए मौत हुई है। गैरत वाले जो मुल्क होते हैं वो कभी किसी दूसरे को वक्त नहीं देते, चांस नहीं देते। आप लोग एक झूठा किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि ओ हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक की थी ना, इसमें कोई शक नहीं, कुछ दरख्त हमारे जरूर ज़ाया हुए थे, मगर जो स्ट्राइक करने वाले आए थे उनको हमने वापस नहीं जाने दिया। और अब भी हम ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि एक तरफ आप लोग रह रहे हैं, दूसरी तरफ हम रह रहे हैं, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम एक लिमिटेड ऑपरेशन करते हैं जहां जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी मारी जाती है। हम वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो हमारे लोग हैं, वो हमारे बेटे बेटियां हैं, वो हमारे अबौ अजदाद हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह हम श्रीनगर आके पहुंचेंगे, हम दिल्ली आके पहुंचेंगे और वो वक्त बहुत करीब आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप श्रीनगर ज़रूर आइए, आप टूरिस्ट बन के आइए और थोड़ा देखिए कि टूरिज़्म किसे कहते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, इंटरनेशनल टूरिज़्म तो है नहीं। और इसका रीज़न ये है कि सब ने, पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी है कि कैसे आर्मी अपने ही लोगों को सामने करके शूट करती है। ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखो इंडियन आर्मी ने वहाँ से शेलिंग की और हमारे लोग मर रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमें मार रही है। हमने बहुत, और पूरी दुनिया ने ऐसी वीडियोस देखी है। इसके लिए आपके यहाँ टूरिज्म तो होता ही नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि आपकी आर्मी इतनी बेहतरीन है। अगर इतनी बेहतरीन होती तो जैसे इंडिया लड़ी थी बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे आपकी आर्मी रेप्स कर रही थी, और इसके पूरे डॉक्यूमेंटेड लिस्ट है किस किस का रेप हुआ है। जबकि ये जो हवा आपने बनाया है रेप्स का इंडिया में, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इवन जब कश्मीर के अपने लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया उनको भी कोई सबूत नहीं मिला, जो आप हवा बना रहे हैं इन रेप्स की। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आर्मी इतनी बेहतरीन होती तो जैसे इंडिया बांग्लादेश के लिए लड़ी थी, आप लोग कश्मीर के लिए लड़ते। लेकिन नहीं, आप तो हमारे बच्चों के हाथों में, आप हमारे बच्चों के हाथों में गन थमाना चाहते हैं, आप हमारे बच्चों से लड़वाना चाहते हैं। अगर आप इतने बेहतरीन होते तो आप खुद क्यों नहीं लड़ते कश्मीरियों के लिए? आप में दम है ही नहीं। जैसे इंडिया लड़ी थी बांग्लादेश के लिए, आप में दम है कि आप कश्मीरियों के लिए लड़ सको? जब नहीं है तो क्यों झूठ मूठ का सिंपैथी दिखा रहे हो? क्यों झूठ मूठ का आग लगा रहे हो? क्यों झूठ मूठ का उनको भड़का रहे हो इस्लाम के नाम पे? क्यों झूठ मूठ का ये सब कर? वानी साहब, लास्ट मिनट आपके लिए। लेकिन ये कि याना वो वीडियो भी हमने देखी जिसमें किसी आर्मी को और इंडियन आर्मी चक्कर लगा रही थी। जो भी करे वो गलत है, लेकिन आपको अपनी गलती ये सारे वीडियोस मैंने अपने ट्विटर पे भी लगाए हैं। ये सारे वीडियोस अपने ट्विटर पे, और कई लोगों ने इनको स्प्रेड किया है, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा नहीं, ये सच है। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो लोगों ने ऑलरेडी अपनी आंखों से देखा, अगर आप उसको डिनाई करने लगेंगे तो फिर लोग कहेंगे पाकिस्तान तो दीवाना नेशन है। मतलब कोई चीज वो अपने हेलुसिनेशन में रह रही है, जो सच्चाई है उनको दिखाई नहीं देती जब पूरी दुनिया देख रही है। तो कम से कम इसको डिनाई करके अपनी इज्जत को गवाइए मत, क्योंकि ये सारे लोगों ने देखी है ये वीडियोस। जी वाली साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जी, बात यह है कि जो याना बात करती है, ये तो एक मैंने सोचा था कि नौजवान पढ़ी लिखी लड़की है, ये एक ऐसी बात करेगी जिसमें कहीं आगे बढ़ने की राह मिलेगी, लेकिन ये तो एक
माइंडसेट सही कह रहे हैं बानी ये साहब, ऐसे माइंडसेट की बिल्कुल बात सही कर कह रही रहे है जो माइंडसेट इस वक्त हिंदुस्तान पर हावी है, जो हिंदुस्तान को जिसने इनगल्फ किया। इसका ये कहना कि 3% लोग जो कश्मीर में पाकिस्तान चाहते हैं वो पाकिस्तान जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। इन्हें हिंदुस्तान में बसने वाले 22 करोड़ मुसलमानों की भी परवाह नहीं है। इन्हें तो मैंने हिंदुस्तान नहीं में कहा, बसने वाले ये तो दूसरे मैंने नहीं लोगों की कहा। परवाह आरज़ू आप नहीं है देख सकती हैं, जिनको ये प्रोपेगेंडा इसको निकाल कहते रहे हैं। हैं। आरज़ू, यू कैन हियर, इन्होंने तो यू कैन फैसला हियर किया है, ये मैंने इन्होंने बोला अपने ही नहीं हिसाब से था। तो फैसला किया है अब कि आपके तमाम सामने है अक़लियतों ने हिंदुस्तान से निकलना है और कश्मीर में आकर हिंदुस्तान के बेघर लोगों को बसाना है। देखिए, आरज़ू, ये सब मैंने नहीं कहा था, आप खुद सुन सकती हैं। ये वो चीजें कह रहे जो मैंने कहा ही। मैंने ऐसे नहीं कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम वहां चले जाएं। मैंने नहीं, ऐसे आपने कभी नहीं कहा। कहा। आपका आपने कहा प्रोपेगेंडा खुल गया है, कश्मीर आप के, इसी तरह आपने झूठ कहा बोलते हैं। कश्मीर के 3% मुसलमान लोग जो हैं जो पाकिस्तान जाते हैं। अगर जी, ऐसा ही है वो गलत तो नहीं है। तो जब पार्टीशन तो हुआ था फिर वानी हिंदुस्तान साहब, को वानी देखिए, साहब, जब बात पार्टीशन हुआ सुने था, मेरी बिहार के मेरी मुस्लिम भी बात चले गए थे, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भी चले गए थे, महाराष्ट्र के मुस्लिम भी चले गए। जब पार्टीशन हुआ था, ये सारे मुस्लिम आरज़ू एक ये मिनट थोड़ी देना, अपने मैं साथ, याना से बात मेरी ये बात थोड़ी सुने, अपने आना साथ मेरी बात बिहार सुने, ले गए, ये बात थोड़ी सुने अपने मेरी साथ उत्तर मेरी प्रदेश ले बात गए। सुने, मेरी जी, बात सुने। जी, अगर ऐसा आप ही है गलत बोलना कि बंद आप कर दीजिए, समझती हैं आपकी और बात आपकी सरकार समझती है कि सिर्फ 3% लोग कश्मीर में पाकिस्तान समझती चाहते हैं या नहीं, ये आज़ादी चाहते फैक्ट हैं, है। तो आप कर लीजिए जरा सर्वे आके। जरा वोट कराएं, जरा वोट कराएं वहां पर। जी, कई जिन बार पंचायत पोस्ट इलेक्शनों की आप कीजिए, बात कई कर रही, बार। जरा उसकी फिगर देख लें। मैं तो जो एक भी इलेक्शन कश्मीरी आपने को कराए नहीं वो जानती उनकी जो फिगर देख लें। पाकिस्तान को करना बच्चे, चाहता। बात मेरी सुन लें, बात मेरी सुन लें, मेरी बात करके, क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल मेरे पास मेरी खत्म हो बात सुन रहा अयाना ले, एक मेरी बात सुन ले। है। बात इस तरह के माहौल में इस तरह की गुफ्तगू से मामलात हल नहीं होते हैं। हम जब बात करते आरज़ू हैं एक किसी मिनट देना। प्रोग्राम में, इसका मकसद होता है कि हम कोई मुस्तकबिल आपका की राह मकसद है कि निकालें। आपकी प्रोपेगेंडा मान ली जाए, लेकिन वो वैसा नहीं नहीं, होगा। प्रोपेगेंडा नहीं, हम तो प्रोपेगेंडा फैक्ट के साथ हिंदुस्तान बात का करते जो हैं। है, हम आपको गाइड करते हैं कि आप पोल हिंदुस्तान ले के लीजिए, प्रोपेगेंडे का पोस्टमार्टम करूंगा। आप आके पोल कर मेरी लीजिए, बात सुने क्योंकि बच्चे, जब मैं देखिए, आपको हिंदुस्तान झूठी के बातें किसको प्रोपेगेंडे का पोस्टमार्टम करूंगा तो वो प्रोपेगेंडा तो दुनिया सुनता है। हिंदुस्तान इस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट बन नहीं, चुका है, इस वक्त इसमें कोई फैशिस्ट, नई बात चाइना नहीं को है। फैशिस्ट कहा तो जा रहा है। अयाना मुझे अयाना मैं चाइना को फैशिस्ट कहा जा रहा है, इंडिया को नहीं कहा जा रहा। अयाना मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप जो कश्मीरी उइगर है ना? लोगों के साथ, जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है चाइना में, आपके बेस्ट अयाना फ्रेंड मेरी फैशिस्ट बात कहा सुने, जा रहा है। इस वक्त मेरी बात, इंडिया आप को नहीं कश्मीरी कहा हैं? जा रहा। सुने मेरी बात। आप कश्मीरी हैं, आप सच्चाई पे यकीन रखती हैं ना? आप कश्मीरी हैं, पर ही यकीन रखती हूँ। मुझे सुने शक हो रहा है हिंदुस्तान कश्मीरी पे नहीं यकीन है। जो नहीं चीज रखती हूँ। सुने मेरी बात। जाना मैं आपसे सिर्फ के मैं कश्मीरी आपकी होने बात पर भी करना शक हो रहा है। मैं वानी साहब एक पाकिस्तान सेकंड। पे यकीन नहीं अच्छा, रखती हूँ। सुने और ये आपके पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि हर वो शख्स कश्मीर का जो इंडिया मेरी के बात साथ तो खड़ा है, सुनो, उसको या मेरी तो आप बात सुनो। बिकाऊआ जो कहते चीज हैं, तुम या तो आंखों से ट्रेडर देखोगी उस कहते पर हैं, यकीन या आप करोगी ना? कहते हैं कि कश्मीरी ही नहीं है। मैं वो कहता आपके हूँ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जो चीज तुम आंखों से देखोगी उस पर तो यकीन करोगी ना? चलो छोड़ो यहाँ पे। तुम कहती हो ना कि ये 2-3% है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ इंग्लैंड में ना। आप इंग्लैंड में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में आ जाएं, वहां पे कश्मीरियों को मिलें, आप डेलीगेशन लेके आए वहां पे कश्मीरियों को ना, उनकी राय जान लें कि वो क्या चाहते हैं। मैं ओवरसीज कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप हमारी उनसे तरफ से पूछ भी लें कि वो सत्ताधार रिजवी जैसे लोग वहां गए हैं और उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है। प्लीज आप इस तरह की बातें ना कीजिए। हमारी तरफ से भी बहुत सारे कश्मीरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं गए जो आपकी तरफ के तो थे जिनीवा सुनो कन्वेंशन मेरी हो, बात। वो जिनीवा आपकी कन्वेंशन तरफ हो, के और आपकी जो वो आपकी मीटिंग तरफ हुई से थी थे Zoom पे, महबूबा उस पे मुफ्ती, आप उमर एक भी अब्दुल्ला इंडियन और शेख कश्मीरी को अब्दुल्ला, एंटर नहीं होने वो दे भी रहे थे। आपके खिलाफ हो जैसे चुके इंडियन हुए। कश्मीरी एंटर हो रहा था, आप उसको डिक्लाइन कर रहे थे। चले फिर जो दूसरी जो ये बात, Zoom पे मीटिंग हुआ था बिहारी, एक आप आप बस आज आप एक उसको बात पे नहीं आ रही हैं। ये आप बात पे कंक्लूड नहीं आ रही करिए। हैं। मैं कहता हूँ कि सेल्फ एक्सपीरियंस करें। आप उसको डिक्लाइन कर रहे थे। उस मीटिंग में किसी भी इंडियन कश्मीरी को आने ही नहीं दिया जा रहा था। किस मीटिंग पे है? किस मीटिंग पे है? जो जूम पे हुआ था, अभी रिसेंटली जूम पे हुआ था एक मीटिंग, नहीं जिसमें कश्मीर के ऊपर डिस्कशन हो रही ज़ूम थी, पर भी लेकिन आप इंडियन यही करते कश्मीरी हैं। किसी ज़ूम इंडियन पर भी कश्मीरी आप को कोई एंट्री होने देते। कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते हैं, आप यही देखें बातें करते हैं। रेफरेंडम, फिर आप कहें ना हिंदुस्तान यहाँ के पे स्टैब्लिश के लिए कहें रेफरेंडम का रास्ता है हमारा। पॉइंट ऑफ व्यू को सच मानने तैयार नहीं है तो डिस्कशन कैसे हो सकता है? बस आप आपने ना जबरदस्ती का चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का साथ दें।
कश्मीरी मानने से इनकार कर देते हो, तो इस तरह प्रोपेगेंडा को कोई कैसे majority टैकल जिस कर तरह सकता है? आपको भी तो मानना चाहिए, आपको अग्री करना सीखना होगा। You have to learn to agree. You have to learn to agree. यहाँ पे कोई किसी के साथ एग्री नहीं हो रहा, लेकिन आई होप कि हम एक सेशन और रखेंगे और उसमें हम जो है इस पे दोबारा से बात करेंगे और कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की कोई बात समझ सके, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के साथ नहीं है, दोनों गवर्नमेंट को एक दूसरे की सुननी पड़ेगी और साथ ही कश्मीरियों की। बहुत शुक्रिया कि आप सबने ज्वाइन किया। थैंक यू so much. Thank you so much, Yana. Hope to see you soon. Thank you, Arzu. Thank you. Thank you so much. Thank you.